आपका बेबी अभी कुछ दिन पहले घर पे आया है और एज वरिड पेरेंट्स आप चैट जीपीटी या गूगल कर रहे हो, मेरा बेबी इतना सोता क्यों है, मेरा बेबी इतना रोता क्यों है, क्या मेरा मिल्क सफिशिएंट है, क्या इसकी पॉटी ठीक हो रही है, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये नॉर्मल है। आज एज अ पीडियाट्रिशियन एंड अ मॉम ऑफ 3 इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि न्यूबॉर्न में कौन से साइंस हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, क्या चीज़ होने पर आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है और कब आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना है। Hello everyone, I am Dr. Deepa Agarwal. I am Senior Consultant Pediatrician at Mayom Hospital Gurgaon and a mom of 3. शिशु चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है, न्यू पेरेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और बहुत सारे कंसर्न्स भी होते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या नॉर्मल है, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब डॉक्टर को दिखाना है, कौन सी वैक्सीन लगानी है, बच्चे को नहलाना है, नहीं नहलाना है, एसी चलाना है, किस टेम्परेचर में रखना है और भी बहुत कुछ। इस वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नींद की और स्लीप साइकिल की। कॉमनली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि मैम बच्चा सारा दिन सोता रहता है या फिर बहुत कम सो रहा है। देखिए, नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 16 से 18 घंटे सोता है, लेकिन ये नींद एक कंटिन्यूस स्ट्रेच में नहीं होती है। न्यूबॉर्न बेबी की जो स्लीप साइकिल होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। यूजली 40 to 45 मिनट्स की एक स्लीप साइकिल होती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा उठते हैं, आवाज़ करते हैं और कई बार अपने आप सो भी जाते हैं। 2-3 स्लीप साइकिल के बाद जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा रोता है, फीड डिमांड करता है, फीड लेता है और कई बार फीड लेते लेते या फीड के तुरंत बाद फिर से सो जाता है और यही साइकिल चलती रहती है। एंड ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। पहले महीने में बच्चे बहुत कम जगते हैं, फिज़िकली एक्टिव भी ज़्यादा नहीं होते हैं एंड यूजुअली वो फीड लेते हैं और सोते हैं। कई बार वो नींद में हंसते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं, थोड़ी सी ट्विचिंग भी होती है, ग्रंटिंग साउंड भी आती है, थोड़ी नॉइजी ब्रीदिंग भी होती है, कई बार तेज़ सांस लेते हैं और कई बार सांस भी रोक लेते हैं और ये सब नींद में होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसके अलावा कई पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चा दिन में सोता है, रात में जगता है। देखिए, बच्चे को दिन और रात का फ़र्क नहीं पता होता। माँ के पेट में बच्चा एक ही एनवायरनमेंट में पूरा टाइम होता है, तो जब बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी स्लीप साइकिल सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इनफैक्ट जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो दिन भर जब माँ काम कर रही होती है तो वो बच्चे के लिए एक झूले की तरह काम करता है और बच्चा उस समय ज़्यादा सोता है। रात में जब आराम करती है तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है। इसीलिए जब बच्चा बॉर्न होता है तो यूजुअली दिन में ज़्यादा सोता है और रात में उठता है। इस स्लीप साइकिल को धीरे धीरे ही आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसलिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कब आपको वरी करना है? अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है और फीड के लिए भी नहीं उठ रहा और आपको सुस्त लग रहा है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, फीड नहीं ले रहा है। तीसरा, अगर यूरिन कम कर रहा है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार यूरिन ज़रूरी होते हैं, अगर उससे कम कर रहा है इसका मतलब फीडिंग इनएडिक्वेट हो रही है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी है या बहुत ज़्यादा नॉइजी ब्रीदिंग हो रही है। इन केसेस में आप एक बार अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर मिलो। अब बात करते हैं सबसे स्ट्रेसफुल टॉपिक, फीडिंग एक्सपेक्टेशन, कि बच्चे के लिए मेरा दूध एडिक्वेट है या नहीं, कहीं मेरा दूध कम तो नहीं हो रहा। बच्चा बार बार दूध पी रहा है, इसका मतलब है मेरा दूध कम आ रहा है। क्या फॉर्मूला दे सकती हूँ, क्या गाय का दूध दे सकती हूँ? देखिए, न्यूबॉर्न बेबी हर 2 से 3 घंटे में फीड करता है। यूजली एक न्यूबॉर्न बेबी 8 से 12 बार दिन में फीड कर सकता है और कई बार बच्चे क्लस्टर फीडिंग भी करते हैं। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में फीड डिमांड करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि शुरू की स्टेज में बच्चा भी फीड करना सीख रहा है और बार बार फीड करने से आपकी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन भी एस्टैब्लिश हो रही है। तो इसलिए जब भी बच्चा फीडिंग डिमांड करे, आप बच्चे को ब्रेस्ट पे सकल कराओ। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक फीडिंग साइकिल में 15-20 मिनट एक ब्रेस्ट से दूध पिलाओ,
10-15 मिनट दूसरे ब्रेस्ट पे सकल कराओ। 30 to 35 मिनट्स तक सकिंग कराने के बाद आप बच्चे को बर्प कराओ। घंटों लेकर बच्चे को मत बैठे रहो, क्योंकि उसमें बच्चा भी थक जाएगा, आप भी थक जाओगे। लेकिन अगर बार बार बच्चा क्लस्टर फीडिंग डिमांड कर रहा है, यूजली इवनिंग आवर्स में होता है जब बच्चे थोड़े से रेस्टलेस होते हैं और बच्चे क्लस्टर फीड करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल होता है, वो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑन एन एवरेज बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में ऑन डिमांड फीडिंग कराइए। 3 घंटे में भी अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो थोड़ा सा उठा के ब्रेस्ट फीड कराओ, बट कम से कम बच्चे को 8 से 10 ब्रेस्ट फीड कराना दिन और रात मिलाकर ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल फीड नहीं ले रहा है, ब्रेस्ट पे सकल नहीं कर रहा है, या सुस्त लग रहा है, बच्चा शुशु कम कर रहा है, या आपको ब्रेस्ट फीड कराने में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलो और जो भी फीडिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको डिस्कस ज़रूर करो। बिकॉज़ ऐसा समझकर कि मेरा दूध इनएडिक्वेट है और ऊपर का दूध दे दें, वो सोल्यूशन नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में शुरू में ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन कम होती है, और जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है उसी हिसाब से ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन भी बढ़ता है। शुरू में बच्चे की रिक्वायरमेंट पहले 1 हफ्ते में 20 से 30 ml ही होती है, और जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है वैसे ही आपका मिल्क सिक्रीशन बढ़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं फीड करा पा रहे हो, तो आप फार्मूला फीड दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो बॉटल मत लगाओ, क्योंकि बच्चा अभी ब्रेस्ट फीडिंग सीख रहा है। अगर आप निप्पल लगाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी निप्पल फीडिंग सीख जाएगा, जिसमें ब्रेस्ट पे लाच करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। काऊ मिल्क बिल्कुल भी नहीं देना होता है पहले 6 मंथ्स। या तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फार्मूला दे सकते हो, काऊ मिल्क नहीं देना होता है, पानी नहीं देना होता है, शहद और घुट्टी नहीं देना होता है। न्यूबॉर्न बेबी को सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सबसे कॉमन एक माँ का कंसर्न होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दूध एडिक्वेट है। देखिए, अपने ब्रेस्ट टाइटनेस या सॉफ्टनेस या बच्चे की सकिंग से अपने ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशन को मत जज करो। अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद 2 से 3 घंटा सो रहा है, हर 4 से 6 घंटे में एक यूरिन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं है, तो आपका मिल्क एडिक्वेट है। और 2 हफ्ते के बाद अगर बच्चे का वेट गेन हो रहा है, दैट इज़ अनदर मार्कर कि आपका मिल्क सिक्रीशन एडिक्वेट है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सेल्फ ब्लेम या सेल्फ डाउट मत रखो। जितना पॉजिटिविटी रखोगे, जितना अपने आप को फीड करोगे दैट माई मिल्क इज़ एडिक्वेट, आई एम एडिक्वेट फॉर माई बेबी, उतना ही आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ईजी हो जाएगी। तो मिल्क एडिक्वेसी बच्चे के डायपर काउंट और बच्चे के वेट गेन से जज होती है, आपकी ब्रेस्ट की सॉफ्टनेस, सिक्रीशन या उसकी बार बार डिमांड करने से नहीं जज होती है। तीसरा कंसर्न पेरेंट्स का होता है वेट गेन का। और एक चीज़ जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को सरप्राइज करती है कि बच्चे का वज़न शुरू के 2 हफ्ते में कम होता है। यस, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं पहले 7 से 10 दिन में अपना 5 से 7% वेट लूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। एंड यूजली वो ये वेट बाय 2 वीक्स रीगेन कर लेते हैं, और जो बच्चे का एक्चुअल वेट गेन होता है वो 2 हफ्ते के बाद शुरू होता है। और 2 हफ्ते के बाद बच्चा यूजली ऑन एन एवरेज डेली 10 से 15 ग्राम पर केजी पर डे का गेन करता है। इसका मतलब है अगर आपका बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो डेली उसका 30 से 40 ग्राम का वेट गेन हो सकता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो हमेशा लीनियर नहीं होती है। रोज़ सेम पेस पे बच्चा ग्रो नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है कि हर हफ्ते उसका उतना ही वेट गेन होगा। बच्चे की ग्रोथ कई बार वेरी करती है, कुछ वीक्स में ज़्यादा गेन होगा तो कभी थोड़ा सा कम गेन भी होगा। तो हमें ऑन एन एवरेज बच्चे का वेट गेन देखना होता है। तो इसलिए सिर्फ वेट के नंबर्स को देखकर स्ट्रेस लेने की, एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है फीडिंग रिलेटेड, वेट रिलेटेड, अपने पीडियाट्रिशियन से मिलो और डिस्कस करो, और अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस मत करो। नंबर 4 आता है कि हमें पहले महीने में कितनी बार अपने पीडियाट्रिशियन से मिलना चाहिए। देखिए, फर्स्ट 1 मंथ में ऑन एन एवरेज 2 पीडियाट्रिशियन विजिट तो ज़रूरी होती हैं, एंड कई बार हो सकता है हमें 3 या 4 बार मिलना पड़े। यूजली पहली जो विज़िट होती है वो 3 से 5 दिन पे होती है डिलीवरी के बाद, जिस समय हम बच्चे को नंबर 1 जॉन्डिस के लिए असेस करते हैं, क्योंकि कॉमनली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस उस समय होने लगता है। सेकंड, फीडिंग इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस समय
मदर ब्रेस्ट फीड ठीक से करा पा रही है, लैच ठीक से हो रहा है, बच्चा ठीक से सकल कर रहा है या नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा वेट लॉस तो नहीं हो रहा है बच्चे का, यूरिन और स्टूल ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा, उस विज़िट में हम बच्चे के कुछ ज़रूरी टेस्ट जैसे कि हियरिंग स्क्रीन, जॉन्डिस असेसमेंट एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करते हैं। एंड फोर्थ, ये विज़िट मदर को गाइड करने के लिए और उसकी जो इतने सारे क्वेरीज और कंसर्न्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। एंड नेक्स्ट विज़िट यूजली 7 to 10 डेज़ के बीच में आती है, बिकॉज उस समय पे बच्चे का जो पीलिया होता है वो पीक करता है, तो उस समय बच्चे को पीलिया के लिए देखना नंबर 1 बहुत ज़रूरी है। सेकंड, जितने हमने टेस्ट कराए हैं उनको हम रिव्यू करते हैं। एंड तीसरा, अगेन ब्रेस्ट फीडिंग का रीइंफोर्समेंट, बच्चे की वेट का असेसमेंट एंड यूरिन एंड स्टूल का आउटपुट देखना इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद यूजली अगर सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट विज़िट 6 वीक्स पे आती है, जब बच्चे की फर्स्ट वैक्सीनेशन होती है। नेक्स्ट कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि मैम पहले महीने में बच्चा क्या कर सकता है और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए बच्चे के डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहले महीने में डेवलपमेंट बहुत ही सटल होती है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा यूजली सोता है, रोता है, फीड लेता है और फिर सो जाता है और यही साइकिल चलती है। यस, बच्चा नींद में थोड़ा स्माइल कर सकता है, बहुत हाथ पैर हिला सकता है, ग्रोनिंग ग्रंटिंग कर सकता है, या जब बच्चा बहुत रो रहा है आप उठाओगी तो वो काम हो जाएगा। थोड़े कुछ सेकंड के लिए वो आपके फेस पे भी फोकस कर सकता है, कोई बहुत तेज़ लाउड साउंड होगी तो उस पर स्टार्टल रिस्पॉन्स देगा, हल्का सा हेड टर्निंग भी हो सकती है। उसके अलावा मेजर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फर्स्ट 1 मंथ में एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, तो जस्ट एन्जॉय पेरेंटहुड, गो विद द फ्लो, take care of the feeding and be responsive and loving to the demands of the newborn baby and everything will fall in place. अब हम बात करते हैं कुछ न्यूबॉर्न बिहेवियर्स की जो बहुत सारे पेरेंट्स को वरी करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। उसमें होता है हिकअप्स, स्नीजिंग, लाउड नॉइसेस सोने के टाइम पे, बहुत ज़्यादा हाथ पैर हिलाना नींद के समय पे, आइज़ को क्रॉस कर लेना, या ब्रेस्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग आना जो मैटरनल हार्मोन्स की वजह से होती है, गर्ल चाइल्ड में वेजाइना में से डिस्चार्ज आना और समटाइम्स स्पॉटिंग होना, सडनली बच्चा तेज़ तेज़ सांस लेने लगे और फिर सांस रोक ले, जिसको हम पीरियोडिक ब्रीदिंग कहते हैं, वो भी न्यूबॉर्न में नॉर्मल होती है। सांस लेते लेते कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें निकालना जिसको हम ग्रंटिंग कहते हैं, वो भी नॉर्मल होता है। कई बार बच्चे सोते सोते या जगे हुए भी हाथ पैरों का थोड़ा थोड़ा जर्क करना कुछ सेकंड के लिए, या फिर कपकपाना नींद में, ये सब न्यूबॉर्न बेबीज़ में नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट अगर आपको थोड़ा सा भी कंसर्न लग रहा है, एक बार पीडियाट्रिशियन से मिल लो सो दैट यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी बात आप पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मॉम्स के लिए, प्लीज़ अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ सही नहीं लग रहा, बच्चे के साथ कोई भी कंसर्न लग रहा है, तो हमेशा अपने इंस्टिंक्ट की सुनो और एक बार डॉक्टर से मिलो। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, स्लीप डिप्राइव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूध ठीक नहीं आ रहा या कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बार बार रोने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ़ योर फैमिली, टेक हेल्प ऑफ़ योर हस्बैंड, टेक हेल्प ऑफ़ योर फ्रेंड्स एंड टेक हेल्प ऑफ़ योर डॉक्टर्स। ये सब बिल्कुल नॉर्मल होता है, सारी मॉम्स के साथ होता है। मदरहुड इज़ नॉट ईजी, स्पेशली फर्स्ट 1 मंथ एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जितना हो सके मदद मांगो अपने पार्टनर से, अपनी फैमिली से, डॉक्टर से, रेस्ट करो, अपने आप को टाइम दो और अपने आप को इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट मत समझो। You are doing enough, you are enough for your baby and you are best for your baby. अपने आप को पॉजिटिविटी फीड करो और धीरे धीरे दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल जर्नी। पहला महीना परफेक्शन का नहीं होता है, पहला महीना एडजस्टमेंट का होता है विद लव एंड केयर। बच्चा नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना सीख रहा है और आप एज अ न्यू मॉम एडजस्ट होना सीख रहे हो, तो इसलिए बच्चा भी ग्रो कर रहा है, आप भी ग्रो कर रहे हो, आप दोनों का ये लर्निंग कर्व है।
अपने आप को ट्रस्ट करो और जब भी कोई डाउट हो अपने पीडियाट्रिशियन से, लैक्टेशन काउंसलर से या फैमिली से, जिससे आपको हेल्प चाहिए, हेल्प मांगो, वो बहुत ज़रूरी होती है। एज ए न्यू मॉम क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है आपके बेबी को लेकर के, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, आंसर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, इसको लाइक करिए, सारे न्यू पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको इनकी ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि पेरेंटिंग ईजी तो नहीं होती, लेकिन राइट गाइडेंस उसे ईजी बना देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बाय बाय।